गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने एक नए वीडियो में। और जिसमें आज हम लोग ज्योग्राफी की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा और आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डीपली में देखें, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके बनने वाले जो होंगे उन सब प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस भी करें। अगर अपने दोस्तों का भी भला चाहते हैं तो उनको भी शेयर करें। और हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन के साथ में देखेंगे कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है। तो आप लोग ये ना देखें कि ये किसी बुक से है। भाई ये जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के हैं और ये कई बार पूछे गए हैं। तो हम लोग देखेंगे और इसको बस केवल आप लोग ध्यान से देखते हैं और उसको पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण की समस्या नहीं है। समस्या की बात की है तो इसमें कहा है कि वन आरोपण, क्योंकि वन आरोपण जो है वो पर्यावरण की समस्या नहीं है, निदान है। क्योंकि ओजोन परत के क्षरण से अल्ट्रावायलेट किरणों से चर्म रोग होता है। क्या होता है? ओजोन परत के क्षरण से अल्ट्रावायलेट किरणों से चर्म रोग होता है। और ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है CFC गैस है। वायुमंडल में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मोटर वाहनों से निकलता है, जो जल के साथ संयोग कर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में बनाता है तथा बरसात के साथ भूमि पर गिरता है। कांच प्रभाव का तात्पर्य ग्लोबल वार्मिंग से है। इसके लिए CO2 एवं CH4 यानी मीथेन जिम्मेवार है, जबकि वन आरोपण कोई समस्या नहीं है। तो ये जो सब हैं, जैसे बात करें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, CFC यानी, और जो कि SO2 क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड, जो कि मोटर वाहनों से निकलता है, जो जल के साथ क्या होता है? एक संयोग कर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। और बरसात के समय क्या होता है? भूमि पर जब ये गिरता है तो कांच के प्रभाव का जो तात्पर्य होता है ग्लोबल वार्मिंग से है। इसके लिए CO2 और CH4 यानी CH4 क्या होता है? मीथेन होता है, जो इसका एक जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही की बात की जैसे अगर हम बात करें तो ये सब हमारी क्या है? एक शुष्क स्थानीय पवनें होती हैं, यानी पवनें हैं ये। जैसे हर मट्टन की बात करें तो हर मट्टन क्या है? एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, जो ये अपने क्या है? उद्गम स्थल सारा के मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होती है। यानी सही नहीं पूछा गया, तो यही जो है वो एक सही नहीं है। क्योंकि ये जो चिनूक है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, विक्रफील्ड्स ऑस्ट्रेलिया और फोन जो है स्विट्जरलैंड में। क्योंकि जो हरमट्टन है ये एक क्या है? गर्म शुष्क स्थानीय पवन है और यह अपने उद्गम स्थल सहारा के मरुस्थल पर, ये कहाँ पर? सऊदी अरब नहीं, ये साउथ अफ्रीका यानी सहारा के मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होती है। और किंतु गिनी तट पर पहुंचने पर इससे वहाँ की नम जो है जलवायु राहत मिलती है। अतः इसे क्या कहते हैं? एक डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। क्या? ये हरमट्टन को एक डॉक्टर हवा के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? यानी जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जैसे कि जनसंख्या विस्फोट, जननांगी विभव, जनसंख्या विभव और प्रजननता संक्रमण। तो इसका मतलब होता है जननांगी विभव, यानी कालावधि में घटे, यानी एक निश्चित काल की अवधि में कोई भी घटना घटित होती है तो उसके परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में, तो उसे हम जननांकीय विभव कहते हैं। जननांकीय विभव होता क्या? समझते हैं।
कि जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम जननांकीय संक्रांति भी कहते हैं। यानी जो जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है उसको हम जननांकीय संक्रांति भी कहते हैं। और इस संक्रांति का जो आरंभ है मध्य और अंत होता है, यानी आरंभ भी होता है और मीडियम भी होता है और लास्ट भी होता है। इसकी चार अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था का मतलब होता है कि जब जन्म दर और मृत्यु दर उच्च तथा वृद्धि दर निम्न होती है। यानी जब जन्म दर क्या होती है, तेजी से होगी, और मृत्यु दर जो है, यानी फिर से समझते हैं कि जब जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो उच्च तथा वृद्धि दर जो है निम्न होती है। यानी जब वृद्धि दर कैसी होती है, निम्न होती है, और मृत्यु दर कैसी होती है, उच्च होती है, तब उसे हम प्रथम अवस्था कहते हैं। द्वितीय अवस्था में होता है कि मृत्यु दर तेजी से होती है तथा जन्म दर भी उच्च होती है, यानी जब बराबर दोनों से चलती है तेजी तेजी से, तो उसे हम द्वितीय अवस्था कहते हैं। तृतीय अवस्था का मतलब होता है कि जन्म दर तेजी से घटती है। यानी जन्म दर क्या होता है, तेजी से जब घटती है और मृत्यु दर कम होती रहती है। यानी जन्म दर भी घट रही है, मृत्यु दर भी घट रही है, तो वहां पर क्या होता है, तृतीय अवस्था होती है। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर उच्च तथा वृद्धि दर क्या होता है, निम्न। यानी मृत्यु दर ऊंची होगी और वृद्धि दर निम्न होती है, तब उसे हम प्रथम अवस्था के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद कहते हैं और वृद्धि दर घटना प्रारंभ हो जाती है। चौथी अवस्था की बात करें तो मृत्यु दर तथा जन्म दर जो है कम हो जाती है, फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर भी घट जाती है। तो इस प्रकार से हम जो कालावधि में घटित घटित क्रमिक परिवर्तन को हम किस नाम से जानते हैं, जननांगी विभव के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्ति जनसंख्या को क्या कहा जाता है। यानी प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्ति जनसंख्या को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व का मतलब होता है कि कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र, यानी किसी देश के कुल कृषित भूमि का देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति इकाई कृषि भूमि में लोगों की संख्या निकाल आती है। इसे हम क्या कहते हैं, कायिक घनत्व कहते हैं, प्रति इकाई कृषित भूमि के अंतर्गत। तो कायिक घनत्व का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कुल पॉपुलेशन अगर देखें हम तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा, और जो टोटल एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है उसके बारे में जो उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्र से हम डिवाइड करेंगे। कृषि घनत्व कृषि में लगी जनसंख्या का कुल कृषि क्षेत्र में अनुपात होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि विश्व में गेहूं की वृहत्तम, चलिए आगे देखते हैं कि विश्व में गेहूं की वृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश क्रमशः है। यानी विश्व में गेहूं के जो वृहत्तम उत्पादक और निर्यातक जो देश हैं वो कौन से हैं, जैसे हम देखते हैं 4 नंबर। तो गेहूं के क्षेत्र में विश्व की अगर बात की जाए तो चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका है। चीन, भारत, अमेरिका क्रमशः गेहूं उत्पादन में स्थान रखते हैं, जबकि निर्यात में अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। ऑस्ट्रेलिया अपने उत्पादन का 50% भाग जो है वो निर्यात कर देता है तथा विश्व में वृहत्तम तीसरा उत्पादक जो देश है। अतः विकल्प 4 सही होगा, चीन और संयुक्त राज्य। वैसे चीन, भारत और अमेरिका क्रमशः है। विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक क्षेत्र अगर देखें तो चावल के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वो चीन और भारत है। चावल उत्पादन में चीन, भारत एवं इंडोनेशिया क्रमशः प्रमुख उत्पादक है। यानी सबसे पहले चीन है, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया। किंतु इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा चावल का अगर निर्यातक देश देखें तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा है। एक क्वेश्चन के अनुसार क्या है, चीन एवं भारत करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है,
तो जैसे पूछा जाता है कि जो कहवा है वो कहाँ पर ब्राज़ील में पाया जाता है? बिल्कुल सही है। चाय श्रीलंका में करेक्ट है, रबर मलेशिया में। जो कपास है वो मिस्र में नहीं। वर्तमान में कपास के जो प्रमुख उत्पादक हैं कृष्णा, चीन, अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत रूस और भारत है। प्रश्नानुसार देखें तो लगता है इसने प्रमुख निर्यातक पूछा है, क्योंकि चाय उत्पादन में चीन एवं रबर में थाईलैंड सबसे आगे है। यानी जो अगर रबर की बात करें तो रबर में क्या कि ये थाईलैंड की बात होती है यहाँ पे, थाईलैंड। ये लगता है क्या नाम निर्यात के रूप में पूछा गया, तो इसके अनुसार तो ये सही है। लेकिन उत्पादन की अगर बात करें तो रबड़ में थाईलैंड सबसे अधिक है। और चाय की अगर बात करें तो ये श्रीलंका नहीं है, यहाँ पे चीन सही है। तो जबकि निर्यात में मिस्र को छोड़कर बाकी सभी सुमेलित हैं, तो इस वजह से इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे कि बात करें मैग्नीज, गैबन, ताबा, वेनेजुला, यानी यह गलत लग रहा है। 3 मलेशिया, बॉक्साइट, सूरीनाम। हाँ, इसका देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो सेकंड ही है, यानी ये यही गलत है। क्योंकि वेनेजुला पेट्रोलियम उत्पादक देश है, ताबा चिली में होता है। ठीक है, यहाँ क्या है, ये चिली होना चाहिए। वेनेजुला की बात अगर करें तो ये चिली होना चाहिए, क्योंकि वेनेजुला में पेट्रोलियम होता है। सर्वाधिक उत्पादक जो होता है बाकी देशों में संबंधित खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश का नाम क्या है? यानी अगर लुगदी की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लुगदी जो है वो अमेरिका इसमें सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है कागज का जो बृहत्तम उत्पादक देश अमेरिका ही माना जाता है, जबकि अखबारी कागज का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कनाडा है। यानी लुगदी के क्षेत्र में अगर देखें तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट है, और अखबारी कागज के रूप में देखें तो उसका आंसर हो जाएगा मेरा कनाडा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है? यानी कौन गैर परंपरागत की बात करें तो प्रकीर्ण वितरण ये करेक्ट आंसर होगा, यही सही नहीं है। क्योंकि किसी भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए पर्यावरण सहायक, नवीकरणीय एवं चिरस्थायी लाभदायक होता है, किंतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हर जगह समान रूप से सुलभ होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे के भारतीय प्रमाणिक समय जो लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं 82.5 जो होता है पश्चिमी देशांतर, सॉरी करेक्ट है, चौथा सही है। 82.5 जो है पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 82.5 पूर्वी देशांतर से है। भारत का प्रमाणिक समय जो है 82.27 पूर्वी अक्षांश गोपीगंज से होकर जाता है। भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व खिसकने के कारण भविष्य में यह इलाहाबाद से हो जाएगा। सामान्यतः किसी भी देश का मध्य अक्षांश उस दिशा का प्रमाणिक समय माना जाता है। तो इसका 82.27 पूर्वी अक्षांश गोपीगंज से होकर जाता है। चलिए नेक्स्ट। तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है, तो वो किन राज्यों में करती है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो तुंगभद्रा जो परियोजना है वो कर्नाटक राज्य में, और तुंगभद्रा एक नदी हुई, तुंगभद्रा क्या है, एक नदी भी है, उसी पर एक परियोजना बनी हुई है, यानी एक बांध बना हुआ है, जिससे क्या होता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसमें राज्य लाभान्वित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के किस प्रदेश को कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार माना जाता है? तो जो भारत के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार माना जाता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कोयला है वो भारत के सर्वाधिक सुरक्षित भंडार जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ में है। वैसे छत्तीसगढ़ में जो है वो 86,217 मिलियन टन है,
लेकिन इसमें पूछा गया कि प्रश्नानुसार पूछा गया, तो ये पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मिली जो है वहाँ पर 33,092 मिलियन टन है, तथा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर 30,217 टन है। लेकिन अगर भारतवर्ष में सबसे अधिक की बात की जाए तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जो कि 86,217 मिलियन पाया जाता है। लेकिन प्रश्नानुसार देखें तो यहाँ पे पश्चिमी बंगाल सबसे आगे है, उसके बाद देखें तो मध्य प्रदेश है। यानी फर्स्ट नंबर हमारा अगर कहने के अनुसार आए कि छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पे सेकंड नंबर की बात की गई तो पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के 4 भीमकाय नगरों की सही जनसंख्या आकार क्रम को प्रदर्शित करता है। तो इसका हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक नंबर, यानी मुंबई। मुंबई में सबसे अधिक जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद कोलकाता है, फिर दिल्ली है, फिर चेन्नई है। इस प्रकार से ये तीन जो राज्य हैं इनमें सबसे अधिक जनसंख्या का जो क्रम है वो पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लक्षी नगरों की संख्या की थी। तो 1991 में अगर देखें तो वो कितनी थी, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। वैसे कितनी थी, 53। कितनी है, 53, जो कि इसमें किसी में नहीं है। तो हम इसमें से किसी क्वेश्चन को नहीं, हमारा जो अलग से रहेगा राइट वो 53 है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की संस्था जो थी वो 53 थी। तो इसका जो आंसर है वो मिल नहीं रहा है इसका सटीक। तो इसके अनुसार अगर हम देखना चाहें तो सबसे अधिक वाला ही हो जाएगा, यानी 4 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, बेलाडीला छत्तीसगढ़ उत्पादन से संबंधित है। यानी जो बेलाडीला है वो किसके लिए संबंधित है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो बेलाडीला जो है वो लौह इसके लिए संबंधित है इसके उत्पादन में, क्योंकि अत्यंत उच्च कोटि के जो लौह अयस्क है भारत में सीमित पाए जाते हैं। केवल छत्तीसगढ़ के ही बेलाडीला में ही निहित है। और छत्तीसगढ़ वर्तमान समय में सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य। उसके पश्चात क्या है, गोवा है। तो लौह अयस्क की अगर बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। और कोयला के लिए भी छत्तीसगढ़ भारत में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसमें सही नहीं पूछा गया। जैसे अगर हम बात करें पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय हमारा कहाँ पर है, सिंधु नदी पर है। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सिंधु से सतलज नदी के लिए ये बना हुआ है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो ये भी सतलज नदी पर है। तो ये सतलज नदी और काली नदी के बीच है। ये जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी के और सतलज नदी के बीच में है। अब नेपाल हिमालय की बात करें तो ये काली नदी, यानी काली नदी और तीस्ता नदी के लिए है। अगर हम असम हिमालय की बात करें तो यह तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के लिए है। लेकिन इसमें युग्म सही नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग पूछी जा रही तो ये तीस्ता नदी से, न कि ब्रह्मपुत्र नदी पर इसका एंड होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन के अनुसार ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर तीस्ता नदी होना चाहिए था। अतः विकल्प 4 ब्रह्मपुत्र के स्थान पर क्या होना चाहिए था, तीस्ता होना चाहिए था। निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो पिट्सबर्ग जो है भारत का जमशेदपुर है। अमेरिका का पिट्सबर्ग नगर लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो पिट्सबर्ग है वो अमेरिका में है और वो लौह इस्पात के उद्योग के लिए है। लेकिन अगर भारत में की जाए, अगर इसी की बराबरी की अमेरिका के पिट्सबर्ग जैसा, तो वो एक क्या है, जमशेदपुर है, जो कि पिट्सबर्ग के रूप में इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कालीन उत्पादन में किस देश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। तो कालीन उत्पादन के बाद भारत का जो द्वितीय स्थान है वो है ईरान। क्या है, ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, हो सकता है थोड़ा मिसिंग आपको समझ में आ रहा, क्योंकि ये जूमिंग थोड़ा वेलर है। कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो जैसे अगर हम बात करें हरित क्रांति, हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिल्कुल सही है। नीली क्रांति मछली के लिए सही है। श्वेत क्रांति दूध के लिए। और पीली क्रांति जो है वो इस्पात के लिए नहीं है। ये क्या है, तिलहन और उत्पादन से संबंधित है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट, क्योंकि यह जो है मैच नहीं करती, इसमें नहीं पूछा गया है।
चलिए नेक्स्ट है, सौर परिवार का विशालतम ग्रह क्या है? यानी सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो यह बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह बाकी सभी आठों ग्रहों के सम्मिलित योग से भी विशाल है। घटते क्रम में अगर देखें तो विशालता का क्रम बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो उसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा एक, यानी 180 अंश देशांतर। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कतिपय स्थलों के क्षेत्रों के समायोजन कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो वो 180 अंश जो देशांतर रेखा है वो करती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 अंश देशांतर के सहारे प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, जिसका कारण एक ही है, दो देशों में दो तिथियों से बचना। चलिए अब बात करते हैं प्रधान यमोत्तर रेखा किसे कहते हैं। तो प्रधान यमोत्तर जो रेखा होती है वो जीरो अंश देशांतर होती है। जीरो देशांतर जो है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जैसे कि ऐसे तो गुजरती है, ऐसे प्रधान यमोत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, जीरो अंश डिग्री को हम प्रधान यमोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि की बात करें तो विषुवत रेखीय परिधि जो है वो 40,076 किलोमीटर है, क्योंकि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय या विषुवत परिधि 40,076 किलोमीटर है एवं ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर है। जिसका कारण है कि ध्रुवों का क्या होना है कि चपटे होते हैं और विषुवतीय क्षेत्र में क्या होता है? उभार होता है। इस वजह से पृथ्वी की विषुवत रेखा परिधि कितनी? 40,076 किलोमीटर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ग्रीनविच माध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे है और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। तो लीमा एवं बेरूत की देशांतर रेखा जो होगी वो क्या होगी? तो हम लोग देखते हैं कि इसमें देखा गया तो इसका करेक्ट हो जाएगा 75 अंश पश्चिमी तथा 30 अंश पूर्वी। अब कैसे निकाला गया है तो इसके बारे में बताते हैं कि जैसे हमने दिखाया। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखते हैं कि 15 अंश बराबर 1 घंटा, यानी ग्रीनविच से पूर्व आगे के समय होता है और ग्रीनविच से पश्चिम यानी पीछे का समय, तथा 15 × 5 बराबर 75, यानी इसमें क्या पूछा गया? 5 घंटा पीछे। तो 5 घंटा पीछे का मतलब क्या हुआ मेरा कि ग्रीनविच से पश्चिम की ओर। तो 15 × 5 बराबर 75 अंश पश्चिमी, और इसमें कितना पूछा है कि 2। तो 15 × 2 यानी 30 अंश पूर्वी हो जाएगा, क्योंकि पूर्व की अगर बात करें तो वहां पर क्या होता है? आगे का समय क्या होता है? विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? विश्व में थल क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो अगर हम देखें फर्स्ट नंबर 840 मीटर है। यानी विश्व में स्थल खंड की औसत जो ऊंचाई है वो 840 मीटर है, और महासागरीय की खंड की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो वो 3800 मीटर है। महाद्वीपों में सबसे ऊंचा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई क्या है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें। तो भूगणित एवं भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई अगर बात करें तो वो कितनी है? वो है 32 किलोमीटर। कितनी है? 32। यानी भूगणित भूभौतिकी के अंतरराष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई जो है 32 किलोमीटर है, क्योंकि ये कृष्ण की औसत गहराई मोटाई यानी 32 किलोमीटर मानी गई है। निम्नलिखित में से कौन टर्सरी युग से निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन टर्सरी युग से निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो वो नहीं है एशिया में अरावली पर्वत, क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है और इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। शेष सभी का निर्माण जो है वो अल्पस पर्वत के समय हुआ, अर्थात अल्पाइन है। तो सबसे पुरानी अगर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान, गुजरात, मुंबई इनमें, दिल्ली इनमें फैली हुई है। स्विस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं
सियाल के नाम से। यानी सुएज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है, जैसे सियाल, सीमा और निफे। यानी इस प्रकार से 3 है, 1 2 3। यानी सियाल जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है। अगर हम बात करें इसकी सीमा की, तो ये जो बनी हुई है वो सिलिका और मैग्नीज की बनी हुई है। और निफे की अगर बात करें तो यह निकेल और फेरिफ्यूम से बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें पूछा गया है जैसे पंपा अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, बेल्ट अफ्रीका और लानूज चिली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि यह जो है लानूज घास मैदान वेनेजुएला में पाए जाने से सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं पूछा जा रहा? तो व्यापारिक पवने, मानसून पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। यानी यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये वे पवनें जो हमेशा एक ही दिशा एवं एक स्थान पर चलती हैं, ग्राही पवनें कहलाती हैं। इन्हें सनातनी एवं स्थायी पवन भी कहा जाता है। मानसूनी पवन ग्राही पवन नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार इनकी दिशा जो है बदलती रहती है मानसून पवन की। अब बात करते हैं कौन ग्राही पवन नहीं है। जैसे उष्ण जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु और शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु। तो इसमें पूछा है कि कौन ग्राही पवन नहीं है, तो वो शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु जो है वो ग्राही नहीं है, क्योंकि स्वीडन में टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है और से सुमेलित है। अश्रुतसाम एवं निःश्रुतसाम निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका दूसरा करेक्ट आंसर होगा भूमिगत जल की। यानी अश्रुताश्म एवं निःश्रुताश्म निक्षेपात्मक स्थलाकृति जो है भूमिगत जल की है, क्योंकि चूना पत्थर जो है स्थलाकृति में जब गुफा की छत से चूने का निक्षेप जल के साथ होता है, तो गुफा की छत से जमीन की तरफ एक स्तंभ जैसी रचना होती है, जिसे हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं, तथा इसके ठीक नीचे भी फर्श से छत की तरफ रचना का निर्माण होता है, जिसे हम स्टैलेगमाइट के नाम से जानते हैं। जब नीचे से ऊपर को होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेगमाइट। और ऊपर से जब नीचे को होता है तो उसे हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट। निम्नलिखित में से वायुमंडल की परतों का सही क्रम पूछा गया है, तो इसमें सही एक क्रम हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सबसे पहले परिवर्तन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। परिवर्तन मंडल को हम क्षोभ मंडल के भी नाम से जानते हैं। यानी वायुमंडल की परतों का जो क्रम है, जैसे क्षोभ मंडल, जिसे हम परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल तथा इसके बाद मंडलों को हम सामूहिक रूप से ताप मंडल कहते हैं, क्योंकि इनमें ऊपर जाने पर क्रमशः ताप बढ़ता है और समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। कुछ किताबों में ओजोन को अलग मंडल यानी ओजोन स्फीयर भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वैगनर का जो सिद्धांत है वो महाद्वीपीय एवं वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वो एवं पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से है। लेकिन वैगनर महोदय ने पर्वतों की उत्पत्ति एवं उनकी दिशा निर्धारण के लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किया। इससे पूर्व टेलर महोदय ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत भी दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैगनर के लिए तो पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से है। महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार जो है वो किसका है? तो वो है पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से। यानी महासागरों में उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से। सर्वाधिक विस्तार गहन सागरीय मैदान का होता है, किंतु विभिन्न महासागरों में इसका अनुपात अलग अलग है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से है, क्योंकि महाद्वीपीय मग्न तट की अगर बात करें तो संपूर्ण महासागर के 7.5% है। महाद्वीपीय मग्न ढाल की बात करें तो ये 8.5 है। गहन सागरी मैदान की बात करें तो ये 75.9 है। और महासागरीय गर्त की अगर बात करें तो 1.1 या 2% है। समुद्र के सबसे गहरे भाग में पाए जाते हैं, तो ये समुद्र के सबसे गहरे भाग जो पाए जाते हैं वो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो प्रशांत महासागर की जो गहराई है वो अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक है।
साथ में ही विश्व में 57 गर्तों में से 32 महासागर में है, जिसमें मैरियाना ट्रेंच जो है, यानी मैरियाना जो गर्त है वो सबसे गहरी मानी जाती है प्रशांत महासागर में, क्योंकि यह जो है वो 11 किलोमीटर से अधिक गहरी है। प्रशांत महासागरी की औसत गहराई जो है वो 4572 मीटर है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप के, क्योंकि भूकंप जो है परिप्रशांत महासागरीय पेटी भूकंप के वितरण से संबंधित है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो है वो प्लेट किनारों पर स्थित है, अतः यहाँ पर जो है विश्व की 68% भूकंप आते हैं। वास्तव में इस पेटी के सहारे क्या होता है, ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं, अतः इसे हम एक अग्निबल के नाम से भी जानते हैं, परिप्रशांत महासागरीय पेटी को। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर क्या होता है? तो विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में जो अंतर होता है वो होता है 12 घंटा 26 मिनट का। कितना? 12 घंटा 26 मिनट, यानी किसी भी स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार आता है, एक चंद्रमा के आकर्षण के कारण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। दो ज्वारों के बीच का जो समय होता है वो 12 घंटा 26 मिनट होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की को परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता है। निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति से कौन संबंधित है? तो पश्मीना प्रजाति से जो संबंधित है वो भेड़ है, यानी पश्मीना जो एक भेड़ की प्रजाति है, जबकि अंगोरा एक बकरी की प्रजाति है। तो पश्मीना एक भेड़ की जाति है जो कि तुर्की में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तुर्की में। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन जो पाए जाते हैं, हम लोग इस वीडियो में 43 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि 42 चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी जो वन पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? टैगा प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी जो पाए जाते हैं वो टैगा प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश में लाई एवं लाइकेन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में मोटी छाल वाले झाड़ी-नुमा पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें हम मकवी कहा कहते हैं। मानसूनी प्रदेश में सदाबहार एवं पतझड़ प्रकार की चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। टैगा प्रदेश में कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बूरियल के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग जरूर याद रखें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें। अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि आटाकामा मरुस्थल जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो आटाकामा जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यानी आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में उत्तरी चिली में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी चिली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस वीडियो को हमने एक 2003 का जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो पूरा हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा, इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, और चैनल को जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही वीडियो को स्टार्ट करें तो आपके नोटिफिकेशन मिलेगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।